कभी कभी इंसान इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी बुलंदियों को हासिल कर लेता है कि वो जाने अनजाने में अनेकों लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है, और वो दुश्मन कब उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं उसको पता नहीं पड़ता। नमस्कार, सत्य कथा के इस भाग में आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों का भला किया, बहुत सारे लोगों को बुलंदियों पर पहुंचाया, बहुत सारे लोगों को नाम कमाया, लेकिन उसके दुश्मन भी खूब बने। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं कैसेट किंग के नाम से मशहूर गुलशन कुमार की। वो गुलशन कुमार जो कि बेहद धार्मिक व्यक्ति थे, और वो गुलशन कुमार जो कि हमेशा मंदिरों का सौंदर्यीकरण करवाया करते थे। साथियों, गुलशन कुमार की सफलता की कहानी 1982 से शुरू होती है। गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान कुमार की दिल्ली के दरियागंज इलाके के गोलचा सिनेमा के पास एक जूस की दुकान हुआ करती थी। उस दुकान में अपने पिताजी के साथ गुलशन कुमार बैठा करते थे। वो दौर कैसेट का दौर था। कैसेटों के द्वारा लोग संगीत सुना करते थे, और उस समय इसके कारण कैसेट बड़ी महंगी हुआ करती थी, क्योंकि वो दौर उन्नत तो था नहीं। तो गुलशन कुमार को एक बार आइडिया आया कि क्यों ना कैसेट के कारोबार में उतरा जाए, और उन्होंने 1982 में सुपर कैसेट कंपनी के नाम से अपनी कंपनी डाल दी और कैसेट्स को बनाना शुरू कर दिया। कैसेट को बनाने की शुरुआत उन्होंने धार्मिक भजनों के गायन से की। कुछ कैसेट में उन्होंने खुद गाना गाया, कुछ कैसेट्स में उन्होंने कुमार सानू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण जैसे गायकों को मौका दिया। और आपको पता है कि आज ये सारे के सारे गायक सफलता के किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। गुलशन कुमार का ये फॉर्मूला हिट रहा क्योंकि उन्होंने नए नए लोगों को मौका दिया, और नए नए लोगों को मौका देने के कारण कैसेट के जो दाम थे वो कम हुए। उसके बाद नदीम और श्रवण दो लोग उनके साथ जुड़े। नदीम के बारे में कहा जाता है कि नदीम एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे और श्रवण एक अच्छे गायक थे। धीरे धीरे गुलशन कुमार का साथ पाकर नदीम और श्रवण की जोड़ी कमाल करने लगी, सफलता के नए आयामों को छूने लगी। और उसके बाद जो गुलशन कुमार की आदत थी कि वो नए कलाकारों को मौका देते थे, उनको बुलंदियों पर पहुंचाते थे, और उसके बाद में उनका साथ छोड़ देते थे। यही उन्होंने नदीम और श्रवण के साथ किया। लेकिन गुलशन कुमार का ये फैसला नदीम और श्रवण को नहीं भाया कि गुलशन कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया। गुलशन कुमार से अलग होने के बाद में नदीम और श्रवण ने एक एल्बम निकाली। नदीम ने उस एल्बम में गाना गाया था, और उस एल्बम का नाम था हाय अजनबी। और उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए गुलशन कुमार से कहा, उन्होंने उनसे कहा कि आप हाय अजनबी के राइट्स खरीद लीजिए, इसका प्रमोशन करिए और हमारा साथ दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुलशन कुमार को भी लगता था कि नदीम एक अच्छे गायक नहीं है बल्कि एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मानते थे कि ये जो एल्बम है ये चल नहीं पाएगी। लेकिन फिर भी जब नदीम का ज़्यादा दबाव आता है तो गुलशन कुमार उस एल्बम का प्रमोशन करने को राज़ी हो जाते हैं, और उस एल्बम के राइट भी खरीद देते हैं। गुलशन कुमार के काफ़ी प्रमोशन करने के बाद में जब एल्बम रिलीज़ की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो एल्बम चल नहीं पाती और फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद में नदीम ने गुलशन कुमार पर ये आरोप लगाया कि गुलशन कुमार ने डेडिकेट होकर के, समर्पित होकर के ना तो हाय अजनबी का प्रमोशन किया और ना ही मेरा प्रमोशन किया, इसलिए ये एल्बम फ्लॉप हो गई। हालांकि गुलशन कुमार ने इन आरोपों को खारिज किया। उसके बाद कहीं ना कहीं नदीम के मन में ये बात बैठ गई कि गुलशन कुमार से अब मेरा मेल मिलाप नहीं चलने वाला। नदीम गुलशन कुमार की शिकायत लेकर के अबू सलीम के पास पहुंचता है और कहता है कि गुलशन कुमार ने ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये काम किया है, मेरा प्रमोशन ढंग से नहीं किया और मेरी एल्बम को पिटवा दिया, इसलिए भाईजान आप उसको सबक सिखाओ। जब अबू सलीम में बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है,
मैं गुलशन कुमार का इलाज करके रहूँगा। और फिर 5 अगस्त 1997 के दिन अबू सलीम की तरफ से गुलशन कुमार को एक कॉल पहुंचता है और उस कॉल पर अबू सलीम गुलशन कुमार से कहता है कि मुझे 10 करोड़ रुपया तुमसे चाहिए, मैं तुमसे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा हूं और साथ ही साथ तुमको ये हिदायत देता हूं कि नदीम और श्रवण का साथ दो, उनको प्रमोट करो, उनके हर म्यूजिक एल्बम के राइट्स खरीदो। गुलशन कुमार को इस धमकी से थोड़ा ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता, वो इस धमकी को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 8 अगस्त को दूसरी कॉल आती है और उस कॉल पर उस दूसरी तरफ से होता है अबू सलीम। उस कॉल पर गुलशन कुमार से कहता है कि गुलशन कुमार, तुमने अभी तक 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की राशि मुझको नहीं दी, अंजाम बुरा होगा। जब ये दूसरी कॉल आती है उसके बाद गुलशन कुमार अपने भाई किशन कुमार को ये सारी बात बताते हैं और परेशान रहने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो रंगदारी की उस रकम को नहीं देते और वो रकम जब अबू सलीम को नहीं मिलती तो अबू सलीम गुलशन कुमार की हत्या की साजिश पर काम करना शुरू कर देता है। गुलशन कुमार बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण मुंबई के जुहू में एक जीतेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, वहाँ पर लगातार जाया करते थे। उस मंदिर का उन्होंने सौंदर्यीकरण भी कराया था और कहीं ना कहीं लोगों को पता रहता था कि अमूमन गुलशन कुमार सुबह और शाम को किस वक्त मंदिर पर आते थे। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार जीतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और 10:40 पर वो जीतेश्वर महादेव मंदिर से जैसे ही बाहर आते हैं, 3 हमलावर जो कि अबू सलीम के गुर्गे थे, वो ताबड़तोड़ गुलशन कुमार पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 16 गोलियां गुलशन कुमार के शरीर पर लगती हैं और गुलशन कुमार की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। पूरी बम्बई में हाहाकार मच जाता है। फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ जाती है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। और हमलावर उनके ड्राइवर को भी गोली मारकर भाग जाते हैं। इसके बाद में गुलशन कुमार का शव दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली ला कर के तमाम फिल्म जगत की हस्तियां, नेता, अभिनेता सारे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद दौर शुरू होता है तफ्तीश का कि आखिर गुलशन कुमार को किसने मारा। किशन कुमार के बयानात के आधार पर मुंबई पुलिस अबू सलीम के 2 गुर्गों को गिरफ्तार करती है और उन गुर्गों का नाम होता है जावेद और रफ़ीक। जावेद और रफ़ीक को गिरफ्तार करने के बाद उनके बयानों और पूछताछ के आधार पर एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। उस व्यक्ति का नाम होता है दाऊद मर्चेंट। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक बात बहुत तेज़ी से फैलती है कि टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुर्रानी ने अबू सलीम को 25 लाख रुपया गुलशन कुमार को रास्ते से हटाने के लिए दिया था। मुंबई पुलिस रमेश तुर्रानी को गिरफ्तार करती है और उनके बाद लगभग 15 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 19 लोग इस पूरे हत्याकांड में गिरफ्तार होते हैं और फिर उन पर शुरू होता है सुनवाई का वो सिलसिला, जिस सिलसिले में 2001 में निचली अदालत 18 आरोपियों को दोष मुक्त कर देती है, बरी कर देती है और केवल एक व्यक्ति दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। मुंबई पुलिस इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करती है और उस अपील का फैसला आता है 2021 में और ये फैसला ये होता है कि जो 18 लोग निचली अदालत ने बरी किए थे उनमें से एक व्यक्ति अब्दुल रफ़ीक को मुंबई हाई कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। मतलब इस पूरे हत्याकांड में केवल 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस घटना का मुख्य पात्र नदीम आखिरकार वो कहाँ रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तो नदीम ब्रिटेन में था, अबू सलीम भी बाहर था और जैसे ही नदीम को पता पड़ा कि गुलशन कुमार की हत्या हो गई है, वो दिन है और आज का दिन है
नदीम कभी ब्रिटेन से वापस नहीं आता और अबू सलेम पुर्तगाल भाग जाता है। हालांकि पुर्तगाल ने अबू सलेम को भारत के हवाले कर दिया है, लेकिन अभी तक अबू सलेम पर गुलशन कुमार की हत्या से संबंधित कोई मुकदमा नहीं चला गया है। इस पूरी कहानी में कई लोगों को रोल रहा, लेकिन 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो साथियों, ये कहानी थी गुलशन कुमार की। मानता हूँ कि कहानी आपको ठीक लगी होगी। अगर कोई कहानी में कमी रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने नए नए सुझाव दीजिएगा। उन सुझावों के आधार पर आपको नई नई कहानियाँ सुनाई जाएंगी और उन कहानियों में कोशिश होगी कि पूरा रिसर्च किया जा सके और उसके बाद आपको एक अच्छी और एक सच्ची कहानी सुनाई जा सके। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, धन्यवाद।